सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री की डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि आपको पता है कि एक कंप्लीट बुक की सीरीज़ है, चैप्टर वाइज हम एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ के साथ साथ मिडाइवल हिस्ट्री की भी सीरीज़ है। आप आई सोशल के इस चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। लगभग ऑलमोस्ट वो सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, कुछ थोड़े बहुत और चैप्टर्स बचे हुए हैं। एनीवेज, तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इस लेक्चर में बेसिकली अगर आप ओवरव्यू देखें, ठीक है, तो इसका अगर हम ओवरव्यू समझें तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज हैं, कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे हम इंडिया की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस हो, ठीक है, जितने भी सोर्सेज हैं और वो हमारे इतिहास के बारे में क्या कहते हैं, हम इस लेक्चर में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दे लेते हैं। तो पहला, कई बार हम लोग सुनते हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। तो स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट इज़ अ बेसिकली वे ऑफ राइटिंग। स्क्रिप्ट अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट इज़ बेसिकली वे ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, भाषा को लिखने का तरीका। जैसे मैंने आम लिखा, ये रोमन में है, रोमन स्क्रिप्ट है। ठीक है, मैंने आम लिखा, ये आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो अब देखिए, शब्द सेम है, मीनिंग सेम है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज इज़ कॉमन, स्क्रिप्ट इज़ डिफरेंट। तो स्क्रिप्ट इज़ नथिंग बट वे ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज। कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं जो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती हैं, जैसे कि देवनागरी, जैसे कि रोमन। ऐसी स्क्रिप्ट को सिनिस्ट्रोडेक्स्ट्राल कहा जाता है, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, लेफ़्ट को सिनिस्टर भाषा से बोला जाता है, लेफ़्ट इज़ को सिनिस्टर एंड डेक्स्ट्राल, राइट को डेक्स्ट्राल बोलते हैं। तो लेफ़्ट से राइट लिखेंगे तो इसको बोलेंगे, अगर लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है कोई स्क्रिप्ट तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनिस्ट्रो डेक्स्ट्राल। और अगर राइट से लेफ़्ट लिखी जाएगी तो उसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो सिनिस्ट्रल। ठीक है, सिंपल। डेक्स्ट्रो यानी कि राइट, सिनिस्ट्रल यानी कि लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। सिनिस्ट्रो यानी कि लेफ्ट, डेक्स्ट्रल यानी कि राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट। कुछ स्क्रिप्ट ऐसी भी होती है जो ऐसे लिखी जाती है, बाई डायरेक्शनल, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे। इनको बॉस्ट्रोफिडन कहते हैं, बॉस्ट्रोफिडन। अब इनको बॉस्ट्रोफिडन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट फॉलो द सेम डायरेक्शन, सेम फैशन, द वे एन ऑक्स प्लॉ अ फील्ड। खेत में जैसे बैल घूमते हैं, जैसे मान लीजिए ये खेत है, तो बैल ऐसे जोतते हुए खेत ऐसे जाता है, फिर ऐसे जोतते हुए आता है, फिर ऐसे जोतते हुए जाता है, फिर ऐसे जोतते हुए जाता है, ऐसे जोतते। तो इसको, ये जो बॉस्ट्रोफिडन शब्द है, वो उसका लिटरल मीनिंग होते हैं ऑक्स प्लॉइंग अ फील्ड। ठीक है, द वे ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑक्स। ठीक है, इसको हम लोग इसको अगर आप हिंदी में देखें तो इसको बैल मुत्ती शब्द से भी बोला, नो, कई बार थोड़ा सा नो हिस्ट्रिकल है, बैल मुत्ती, द वे ऑक्स पी वाइल स्टैंडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सिक्कों के को देखकर उसको एनालाइज करना, उसके बारे में, उसके माध्यम से आप हिस्ट्री, व्हेन बेसिकली कॉइन्स आर एनालाइज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली when human history and prehistory are studied through excavation and analysis of the material remains। यानी कि जो भी एक्सकावेशन में
एक्सकवेशन में जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं, व्हेन इसका एनालिसिस करके जब हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। ठीक है। एपिग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री को, इंस्क्रिप्शंस को एनालाइज करके जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, उसको एपिग्राफी कहते हैं। अब कई बार जो एपिग्राफी होती है, जो लिखना होता है, ठीक है, जो राइटिंग होती है, अगर राइटिंग किसी हार्ड सरफेस पे हो, कुछ अगर लिखा हुआ है किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे वुड, स्टोन या मेटल पे लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, अभिलेख बोलते हैं हिंदी में। अगर किसी सॉफ्ट सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस जैसे कि पेरिशेबल सरफेस मान लीजिए, पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, ठीक है, इन टाइप की सरफेस पे जब कोई चीज़ लिखी जाती है, तो या बार्क ऑफ अ ट्री हो गया या लीफ हो गया, इन सब चीज़ों पे जब कोई चीज़ लिखी जाती है, इन मीडियम्स पे जब कोई चीज़ लिखी जाती है, तो उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हिंदी में होता है पांडुलिपि, पांडुलिपि। ठीक है, तो ये टर्म्स ध्यान रखिएगा। आगे एक और टर्म आता है कार्बन 14 डेटिंग। कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें खुदाई में मिलती है तो वो कितनी पुरानी है वो कैसे जाने, ठीक है, वो कितनी पुरानी है कैसे जाने। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्सकावेशन में अगर हमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल मिला, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोई वुड मिला या कोई डेड बॉडी मिली या कोई ऐसा फॉसिल मिला या कोई ऐसे मम्मी मिली, तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक अगर कोई चीज़ हमें मिली है तो उसकी एज निकालने के लिए हम लोग कार्बन 14 एक तरीका है उसका इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से कार्बन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से कार्बन 14 का डीके शुरू होता है। ठीक है, कार्बन 14 का डीके शुरू होता है। कार्बन 14 एक कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, और कार्बन 14 जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम से 50 ग्राम यानी कि आधा होने में लगभग वो लेता है 5730 साल, 5730 ईयर्स। तो मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर 25% ही कार्बन 14 बचा है, इसका मतलब होगा कि उसकी 2 हाफ साइकिल हो चुकी है, 2 हाफ लाइफ, यानी कि 5730 प्लस 5730। ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम से 50 ग्राम में 5730 लगा, फिर 50 ग्राम से 25 ग्राम या 25% मान लीजिए होने में 5730 और लगेगा, तो टोटल हो गया आपका 11460। ठीक है, अगर सिर्फ 12.5% बचा है तो इसमें हम वापस से 5730 और जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की लाइफ के लिए होता है। अगर आपको कोई जैसे पॉटरी मिले, ठीक है, कोई पॉटरी या कोई स्टोन का टूल या मेटल से बनी हुई कोई चीज़, तो इसके लिए ये चीज़ काम नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉइन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो कॉइन्स के माध्यम से हम कैसे इतिहास को जानते हैं। तो देखिए, कॉइन्स को एनालाइज करके हम, कई बार क्या होता है कॉइन्स पे कुछ लिखा होता है, इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है भाई किसने कौन से राजा का है और कौन से ईयर्स में इस कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था, राजा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। कई बार उस पर इमेज बनी होती है, इमेज होगी या तो
एनिमल, किसी एनिमल की होगी, या मे बी किसी भगवान की होगी, या किसी राजा की होगी। तो इससे हमें उसके सोशल प्लस रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम है वो पता चलता है। फिर कई बार स्प्रेड ऑफ द कॉइन से हमें पता चलता है साइज ऑफ द किंगडम, साइज ऑफ द किंगडम। फिर उसकी कॉइन की क्वांटिटी से हमें पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स अगर बहुत ज़्यादा था या डिक्लाइन पर था। ठीक है, कई बार उसके कॉम्पोजिशन से पता चलता है कि इकॉनमी उठ रही थी या इकॉनमी गिर रही थी। ठीक है, कई बार अगर एक ही सिक्के अलग अलग जगहों पर पाए जाए तो हमें ट्रेड लिंक्स पता चलते हैं। जैसे रोमन और ग्रीक कॉइन्स साउथ इंडिया में मिले, इससे पता चला कि संगम एज आगे हम देखेंगे, संगम एज का जो के टाइम पर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिंक जो है रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन से थे। ठीक है, तो ये हो गए कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो कॉइन्स को एनालाइज करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शन एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसको देख लेते हैं। तो पहले देखें, हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ब्राह्मी जो है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है जो कि लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, जो इंडिया की इंडिजिनस है, इंडिजिनस स्क्रिप्ट है। खारोस्ती जो है पर्शिया से हिंदुस्तान में आई, ईरान से, जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, डेक्स्ट्रो सिनेस्ट्राल भाषा है ये। अगर सबसे पुराने इंडिया के इंस्क्रिप्शंस देखे जाएं, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बाद में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल इंस्क्रिप्शंस लिखने के लिए किया जाने लगा, और पहला ऐसा जो संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है उसको हम लोग जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जो कि एक सका राजा थे जिनका नाम था रुद्रदमन, उन्होंने इसको लिखवाया था। इसके बारे में डिटेल में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। फिर ब्राह्मी और खारोस्ती अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो स्क्रिप्ट्स थी उसको पढ़ना लोग भूल गए, और 1837 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने वापस से इसको डिसाइफर किया। ठीक है, वापस से इसको डिकोड किया ब्राह्मी और खारोस्ती को। ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे, फिर से पूछा जा सकता है। अब अगला आता है लिटरेरी सोर्सेज। तो देखा जाए तो वैदिक पीरियड में, जो वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग जनरली वेदों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन वेदों को लिखा नहीं गया था क्योंकि उस समय कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो स्क्रिप्ट का जन्म होता है लगभग 600 बीसी में होता है। इससे पहले हिंदुस्तान में लिखने की कोई कला मौजूद नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि जब लिखना नहीं आता था तो वेदों को कैसे हमने ट्रांसफ़र किया, कैसे रिकॉर्ड किया? तो ओरल ट्रेडिशन था, बेसिकली याद करके, जनरेशन टू जनरेशन ओरल ट्रेडिशन, मेमोरी के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इसको ट्रांसफ़र किया गया। ब्राह्मी का जन्म जो होता है 600 बीसी में होता है। ये हिंदुस्तान की सबसे पहली इंस्क्रिप्शन है। तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में लिखने की जो कला है वो महाजनपद पीरियड में आई। खारोस्ती, जब एक्मेनियन एम्पायर के साथ हमारे संबंध इस्टेब्लिश हुए, एक्मेनियन ईरानियन एम्पायर थी, तो वहाँ से खारोस्ती भाषा हिंदुस्तान में आई। इनिशियली bark of birch tree in North India and palm leaves in South India were used for writing. Birch tree यानी कि अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया में जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो इस भोजपत्र बोलते हैं, भोजपत्र के बार्क को पतला पतला एक शीट के रूप में काट कर लिखी गई। साउथ इंडिया की जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली लीफ पे लिखी गई। इसी वजह से आप नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट्स में देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि
बार्क पे स्ट्रेट लाइन बनाना ज़्यादा आसान है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना बना कर लिखना ज़्यादा आसान है। वहीं पर ठीक अपोजिट साउथ इंडियन जो स्क्रिप्ट्स है वो आपको थोड़ी सी ऐसे एंगुलर एंगुलर देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पत्ते पर अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो पत्ता फट जाएगा। पत्ते पे इट इज़ ईजियर टू मेक सर्कल्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग या ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लीफ, यू विल एंड अप टीयरिंग अप दैट लीफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड में अगर आप देखें 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का है। इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और ऋग्वेद मोस्टली प्रेयर्स और मंत्र के बारे में बात करता है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से 500 बीसी जिसको कहते हैं, इसमें सामवेद लिखा गया जो इन्हीं प्रेयर्स को म्यूजिकल नोट्स में सेट करता है। तो सामवेद म्यूजिक से संबंधित है। यजुर्वेद जो है रिचुअल से संबंधित है, ठीक है। और अथर्ववेद जो है मैजिकल मंत्र से संबंधित है। अथर्ववेद देखा जाए तो नॉन आर्यन प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है। नॉन आर्यन प्रैक्टिसेस यानी कि जब आर्यंस आए तो इंडिजिनस लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडिया में ऑलरेडी लोग रह रहे थे, उनकी प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करके अथर्ववेद की रचना की गई है। फिर बात आती है उपनिषद की। तो उपनिषद देखा जाए तो लेटर वैदिक पीरियड के अंत में लगभग लिखी गई। तो ऑलमोस्ट माना जाता है कि 800 बीसी के टाइम पर उपनिषद को लिखा गया, जब लेटर वैदिक पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और महाजनपद की शुरुआत होने वाली थी। और देखा जाए तो जहाँ पर वेद रिचुअल्स की बात करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड की बात करते हैं, उपनिषद दर्शन की बात करते हैं, यानी कि फिलॉसफी की बात करते हैं। ठीक है। अष्टध्यायी करके किताब है जो पाणिनि ने लगभग 400 बीसी के समय पर लिखी। ये संस्कृत की पहली ग्रामर बुक है। ठीक है, संस्कृत ग्रामर की पहली किताब है अष्टध्यायी। पुराण, महाभारत और रामायण, इनका जो फाइनल कंपाइलेशन है, फाइनल कंपाइलेशन वो 400 एडी का माना जाता है। तो 400 एडी में पुराण जितने भी हैं, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे पुराण जो है 400 एडी के समय में इसको कंपाइल किया गया। सिमिलरली महाभारत और रामायण को भी लगभग इसी समय फाइनली कंपाइल किया गया। फिर सुल्वसूत्र आते हैं। सुल्वसूत्र जो है बौधायन ने लिखा था 800 बीसी में, और इसको बेसिकली बर्थ ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इसका मेन मकसद था कि हवन कुंड को कौन से फॉर्मूले से, मैथमेटिकल फॉर्मूले से बनाया जाए ताकि वो एग्जैक्ट बने। ठीक है, तो हवन कुंड के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करने के लिए ज्योमेट्रिकल लॉज लिखे गए जो बौधायन ने लिखे, और जिन्हों उस किताब का नाम था सुल्वसूत्र। तो देखा जाए बौधायन वॉज द फादर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये वाला जो थ्योरम है, ठीक है, हाइट, लेंथ एंड हाइपोटेनस। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि समझ में आ रही बात, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए। इन बुद्धिज्म अर्ली टेक्स्ट वर रिटन इन पाली एंड लेटर संस्कृत बिकेम कॉमन। ठीक है, लेटर संस्कृत बिकेम कॉमन। तो अगर देखा जाए तो पाइथागोरस अगर आप बुद्धिज्म के टेक्स्ट की बात करें तो जब स्टार्टिंग में जब बुद्ध की किताबें, बुद्धिज्म की किताबें लिखी गई तो पाली भाषा में उन किताबों को लिखा गया। बाद में संस्कृत भाषा ज़्यादा कॉमन हो गई। तो स्टार्टिंग में हीनयान, आगे हम देखेंगे, हीनयान जो सेक्ट है बुद्धिज्म का, उसकी मोस्टली जो किताबें हैं पाली भाषा में है। बाद में संस्कृत भाषा
ज़्यादा कॉमन हो गई बुद्धिज़्म के अंदर। फिर एक शब्द और आता है जातक। तो जातक बेसिकली वो सारी फोल्कलोर यानी कि दंत कथा है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो बुद्ध के पुराने जो जन्म थे, पूर्व जन्म की जितनी भी कहानियां हैं, ठीक है, उनके बारे में जो जो एक कंपाइलेशन है, उसको जातक स्टोरी कहा जाता है। ठीक है। जैनिज्म में देखें तो दिगंबर की जो धार्मिक किताब है उसको पूर्वा कहा जाता है। श्वेतांबर की जो धार्मिक किताब है उसको अंग कहा जाता है। ठीक है। फिर वल्लभी में एक जैन काउंसिल हुई जिसमें दिगंबर लोगों ने अंग जो किताब है उसको रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह पर सिर्फ शतखंडगम को ही एक ऑथेंटिक टेक्स्ट माना। तो बेसिकली अंग को दिगंबर जो है रिजेक्ट करते हैं, श्वेतांबर एक्सेप्ट करते हैं, और दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट। ये ध्यान रखिएगा। और दिगंबर जो है बेसिकली अंग जो टेक्स्ट है, जो धार्मिक किताबें हैं जिनको जैन काउंसिल ऑफ वल्लभी में कंपाइल किया गया था, जो दिगंबर हैं उसकी जगह पे दूसरी एक किताब है शतखंडगम, उसको ऑथेंटिक टेक्स्ट मानते हैं। ठीक है। फिर देखा जाए तो अर्थशास्त्र जिसको मौर्यन पीरियड में कौटिल्य ने लिखा था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। फिर गुप्ता पीरियड में कुछ फेमस किताबें लिखी गई जैसे कि कालिदास जिन्होंने अभिजान शाकुंतलम लिखी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। फिर दो और टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगे जब आप कोई भी किताब पढ़ोगे, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। अब ये क्या होता है? कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट टीचिंग पर बेस्ड हो, कि बुद्ध ने कोई बात कही उसको मैंने वैसे जस का तस कंपाइल कर दिया किताब में, वो हो गया कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट होता है कि बेसिकली कोई ओरिजिनल टीचिंग है, ओरिजिनल टीचिंग के ऊपर मैं कोई कमेंट्री लिखूं। जैसे मैंने भागवत गीता बाय शुभम सिंह करके एक ऐसा भागवत गीता सार बाय शुभम सिंह, तो ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट होगा क्योंकि ओरिजिनल जो कृष्ण की टीचिंग्स हैं जो भागवत गीता में लिखा हुआ है उसको मैंने बेसिकली इंटरप्रेट करके अपना जो मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, जो मेरी कमेंट्री है, उसको जब मैं लिखता हूँ तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट होता है। तो सिंपल भाषा में कैनोनिकल टेक्स्ट जो ओरिजिनल टीचिंग होती है, जैसे का तैसा लिख देना, वो कैनोनिकल टेक्स्ट हो गया। और नॉन कैनोनिकल का मतलब ओरिजिनल टीचिंग के ऊपर आप जो है कुछ व्याख्या करना, डिस्क्रिप्शन करना, एनालिसिस लिखना। ठीक है। दैट इज नॉट डायरेक्ट टीचिंग ऑफ द any great person, but it is inspired, it is based upon the teaching of that great person. ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और टर्म आता है डायडेक्टिक एंड नैरेटिव। तो डायडेक्टिक टेक्स्ट में बेसिकली डायरेक्शन की बात होती है, जिसमें जो ऑथर होता है रीडर को डायरेक्शन देता है कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कुरान डायडेक्टिक टेक्स्ट है जिसमें इस्लाम को फॉलो करने वालों को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। भाई आपको नमाज़ पढ़नी है, ये आपके लिए हलाल है, ये हराम है, ये करना है, नहीं करना है। तो डायरेक्शन के रूप में बात कही गई, इसको डायडेक्टिक टेक्स्ट कहते हैं। एक होता है नैरेटिव टेक्स्ट। नैरेटिव टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको अगर कोई मैसेज देना है या आप ऑथर चाहता है कि रीडर इस चीज़ को फॉलो करे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्शंस ऑथर क्या करेगा कि एक स्टोरी लिखेगा और स्टोरी के माध्यम से वो अपने रीडर को इंस्पायर करेगा पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे कि रामायण है। ठीक है। तो रामायण में कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। रामायण में एक मर्यादा पुरुषोत्तम का एक कैरेक्टर बनाया है, कैरेक्टर का नाम है राम, और राम ने एक अच्छा, एक एथिकल मोरल जीवन जिया। बाप पिताजी के साथ कैसे व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, राजा के रूप में आपको कैसे व्यवहार करना है, प्रजा के साथ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है राम एक कैरेक्टर के रूप में उसमें करते। तो ये नैरेटिव टेक्स्ट है। यहाँ पर ऑथर
रीडर को कोई डायरेक्शन नहीं देता है, बल्कि रीडर के सामने एक कहानी प्रस्तुत करता है और रीडर को एक मोरल मैसेजिंग देता है कि भाई आपको इस तरीके से, अगर आपको एथिकल लाइफ जीनी है, अगर आपको आइडियल लाइफ जीनी है, तो दीज आर द टेनेट्स टू लिव एन आइडियल लाइफ। तो ये हो गया नैरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आज के लेक्चर में ये सारी बेसिक चीज़ें देखी हैं। अगले लेक्चर में कुछ संगम लिटरेचर है, फिर रोमन ग्रीक हिस्टोरियंस के, चाइनीज़ राइटर्स के, इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। वो अगले लेक्चर में देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, फिर अननेसेसरी आप लोगों को एक साथ देखने में दिक्कत होगी, तो इसको शॉर्ट रखते हैं। और बाकी जो इस लेक्चर का छोटा सेकंड पार्ट है वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जरूर सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।